और निश्चित रूप से कांग्रेस की मजबूत वापसी होगी। मैं सीधे सीधे बीजेपी एलिगेशन लगा रहा हूँ। देश के बड़े उद्योगपति जितने हैं, चाहे वो अंबानीज हैं, चाहे वो अडानीज हैं, चाहे वो अन्य लोग हैं, 65% से लेके 95% तक उनके कर्ज माफ किए। उसके एवज में मोटी रकम चंदे के रूप में ली गई। निश्चित रूप से जो चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को पार पाने के लिए एक जो है रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस रोड मैप के आधार पर हम इस प्रदेश के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। हमें समझ नहीं आता, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, अंकिता भंडारी से लेके तमाम चीज़ें हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने वोटिंग करते हुए इलेक्शन पीठासीन अधिकारी को देखा है निकाय के चुनाव में। आप लोगों ने उसकी प्रिंट्स और वो वीडियोस भी जारी किए प्रेस ने। तो ऐसे के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो और क्या किया जा सकता है। और यहाँ के जल जंगल जमीन को बेच दिया गया है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और स्कूल कॉलेज 1700 स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। 1200 गांव भूतहा गांव घोषित हो चुके हैं। घोस्ट विलेज तमाम विषय है। किसानों की आय को दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही है। 13 साल की बच्ची का बलात्कार करके हत्या की गई और आरोपी जो है बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य है, मुख्य आरोपी। क्यों उसका घर नहीं जलाया गया, क्यों डोजर नहीं चलाया गया? क्योंकि मैं लगातार टिहरी पौड़ी सभी जगह मुझे जाने का, हरिद्वार उधम सिंह नगर में मौका मिला है और मैं कह सकता हूं कि इस समय माहौल भाजपा के खिलाफ है। लोग भाजपा को बदलना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजापुर गेस्ट हाउस में और यहाँ पे कांग्रेस की हाई एंड मीटिंग चल रही है। कुमारी शैलजा सुबह से आई हुई है और 11 बजे से अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं। अभी भी एक जो बड़े लीडर्स हैं 4 बजे उनके साथ भी मीटिंग शुरू हो गई है। मतलब 11 बजे से अभी तक मीटिंग चल रही है। क्या इस मीटिंग के बाद देखने को मिलेगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या बड़े अनाउंसमेंट होने वाले, क्या बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है? आइए इन नेताओं से पूछते हैं, जो भी मेंबर्स हमको मिलेंगे उनसे पूछते हैं। देखते रहिए इस रिपोर्ट में। नहीं, कांग्रेस लगातार संगठन में भी और आम जनता की समस्याओं को भी और हमारे चाहे प्रभारी हों, चाहे हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस इसमें पूरी तैयारी कर रही है। नहीं, पीसी बन जाएगी। देखिए, पीसीसी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ पीसी गठन होगा। नहीं, अब जल्दी पीसी गठन होगा। रावत जी, एक सवाल आके 27 में मुकाबला कैसे होगा? रोचक होगा या फिर आर पार होगा, क्या होगा? देखिए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। आम जनता बहुत सारी जो समस्याएं हैं प्रदेश की, उसके कारण मैं सोचता हूँ कि आम जनता का, क्योंकि मैं लगातार टिहरी पौड़ी सभी जगह मुझे जाने का, हरिद्वार उधम सिंह नगर में मौका मिला है और मैं कह सकता हूं कि इस समय माहौल भाजपा के खिलाफ है। लोग भाजपा को बदलना चाहते हैं और कांग्रेस एकमात्र विकल्प है कि लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। सर, आज एक बार फिर से प्रभारी टीआई में बैठक हो रही है और जो संगठन सृजन की बात है, इसमें मजबूती कैसे मिल रही है? नहीं, देखिए, आज हमारी प्रभारी जी आई हैं और सभी संगठन के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से जो चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को पार पाने के लिए एक जो है रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस रोड मैप के आधार पर हम इस प्रदेश के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, यशपाल राणा जी कल ज्वाइनिंग करने वाले हैं, कब करेंगे? अभी तो प्रभारी जी से पूछिए, मैं क्या जवाब दे सकता हूं। देखिए, संगठन की हमारी प्रभारी हैं और साथ में वामची जी आए हुए हैं, दोनों सह प्रभारी हैं, तो इम्पोर्टेंस तो है। और जिस तरीके से गंभीरता से बैठक ले रही हैं, सुबह से उन्होंने सारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से बैठक की है। अभी 1-to-1 उन लोगों का चल रहा है। साथ में फ्रंटल प्रकोष्ठों के जितने अध्यक्ष थे उन लोगों के संग मीटिंग भी है। महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, आगे को क्या करना है उसके लिए गाइडलाइन तय भी है। और अब सीनियर लीडर्स की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। साथ में वामची जी सारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं।
तो निश्चित ही कुछ चीज़ सार्थक निकलेगी। और SIR और आने वाले चुनावों को देखकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज वेन्यू भी ये तय किया गया ताकि वो समय दे सकें संगठन के उन महत्वपूर्ण लोगों को जिनके ऊपर जिलों की जिम्मेदारियां हैं। अक्सर ये होता था कि बैठकें, सामूहिक बैठक होती थी, उसमें व्यक्ति अपने मन की बात या जो उसको परेशानी है उनको खुल कर नहीं कह पाता था। इसीलिए प्रत्येक जिला अध्यक्ष को एक बैठक के बाद 20 मिनट से अधिक समय दिया जा रहा है ताकि वो खुल के अपनी परेशानियों को और सुझावों को साझा संगठन के संग कर सके। और ये मैं मानता हूँ कि हमारी आदरणीय प्रभारी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इसके बाद कोई बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी? देखिए, ज्वाइनिंग का तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि इंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट है और मैं उसके लिए एंटाइटल नहीं हूँ। पार्टी संगठन को जब उपयुक्त लगा, क्योंकि ये रणनीतिक होता है, चाहे वो संगठन का निर्माण हो चाहे वो किसी की ज्वाइनिंग हो, और पूरे निर्णय जो भी निर्णय होगा वो पॉलिटिकल मूव होता है और पॉलिटिकल मूव पार्टी अपने हिसाब से उचित समय पर करती है। पिछले महीने जब शैलजा जी आई थी तो उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते बाद PCC बन जाएगी। नहीं तो PCC, आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ना मैं ना आप, हम कोई उनको बाध्य नहीं कर सकते। ये पार्टी का अपना विषय है और मैंने कहा कि रणनीतिक रूप से भी कई निर्णय लिए जाते हैं कि उसको अनाउंस करने में भी फायदा है या बाद में अनाउंस करने में फायदा है या कब उसका अनाउंस करने में पार्टी को लाभ अधिक होगा, उस पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। SIR पे भी चर्चा हो रही है क्योंकि निश्चित ही देखिए इस समय बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं आप सबसे भी अपील करना चाहता हूँ, उत्तराखंड आंदोलन जब चला था आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, खासकर प्रेस की और कलम की। आप लोगों ने प्रेरित किया यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, इवन जो सर्विस क्लास थे सभी लोग आंदोलन में और राज्य का गठन हुआ। आज भी जो मैं देख रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला, वो बड़ा डरावना है। और अगर आप बात करें उत्तराखंड के SIR की तो उसमें जिस तरीके से काम हो रहा है वो निश्चित ही चिंता में डालने वाला है। हमने ये देखा है बचपन से, जब कभी चुनाव होने होते थे तो कोई बड़ा एक्टर या कोई देश का बड़ा नेता अपील करता था कि वोट देने जाएं, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। लेकिन आज कुछ और देखने को आ रहा है। आज गांव के लोगों से कहा जा रहा है आप फोटोज आप लेके दो, और गांव से जो लोग रूबरू हैं वो जानते हैं अगर पहाड़ के किसी गांव के व्यक्ति को फोटो खिंचाने के लिए अगर बाजार जाना है तो 150 से 200 रुपये उसके आने जाने में खर्च होते हैं। फिर फोटो का खर्चा है, फिर वो देगा तो 250 रुपये वो खर्च भी करे और फिर 3 घंटे लाइन में लग के वो वोट भी दे, ये क्या संभव है? तो आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जो पार्टीज ने अनाप शनाप पैसा कमाया है, मैं सीधे सीधे बीजेपी एलिगेशन लगा रहा हूँ, देश के बड़े उद्योगपति जितने हैं, चाहे वो अंबानीज हैं, चाहे वो अडानीज हैं, चाहे वो अन्य लोग हैं, 65% से लेके 95% तक उनके कर्ज माफ किए। उसके एवज में मोटी रकम चंदे के रूप में ली गई। ये तो सब डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, आप सब लोग इसको चेक कर सकते हैं, फैक्ट्स देख सकते हैं। और उस पैसे का इस्तेमाल अब बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जो लोकल पार्टीज हैं या जो ऐसी पार्टीज हैं जिनका फंड्स नहीं है वो इसको अफोर्ड नहीं करते, लेकिन बीजेपी के वर्कर्स तक पैसा जा रहा है। वो लोग गाँव के लोगों को कलेक्टिवली ले जाके उनकी फोटोज खिंचा के जमा कर रहे हैं और दूसरी पार्टीज इसमें पीछे है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा हो और ऐसा कोई उपक्रम ना हो जिसमें कोई धनवान व्यक्ति को या धनवान पार्टी को फायदा हो, और जिन पार्टीज के पास फंड्स की कमी है वो लोग इस पर पिछड़ जाएं। क्योंकि बराबर का मुकाबला कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। और लेकिन इस समय दुर्भाग्य से इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पार्टी विशेष के वर्कर के रूप में काम कर रहा है। मैंने वेस्ट बंगाल कहा, मैंने बिहार कहा और मैंने महाराष्ट्र कहा। राहुल गांधी ने जो प्रेस की थी 4 घंटे की, उसमें उन्होंने बाकायदा कागजात प्रस्तुत करके दिखाया है कि एक ही व्यक्ति ने 4-4 स्टेट में वोट डाले हैं, एक ही व्यक्ति ने महाराष्ट्र के 3-3, 4-4 बूथों में वोट डाले हैं। यहाँ तक कि विदेश की एक मॉडल ने भी वोटिंग उसका बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे विश्वास उठता है। TN सेशन की याद अक्सर आ जाती है क्योंकि उस समय देश की सरकार भी डरती थी इलेक्शन कमीशन। TN सेशन ने एक फेयर एंड
बढ़िया इलेक्शन करके दिखाया था, लेकिन आज वो नहीं दिख रहा। कांग्रेस की क्या योजना है? कांग्रेस के पास लड़ने का, लोगों को अवेयर करने के अलावा और कोई कारण है? कभी कभी कई चीजों का इंतजार करना पड़ता है। जब तक जनता नहीं उठेगी तब तक कैसे होगा? हमें समझ नहीं आता, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, अंकिता भंडारी से लेके तमाम चीज़ें हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने वोटिंग करते हुए इलेक्शन पीठासीन अधिकारी को देखा है, निकाय के चुनाव में। आप लोगों ने उसकी प्रिंट्स और वो वीडियोज़ भी जारी किए प्रेस ने। तो ऐसे के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो और क्या किया जा सकता है? कानून को अपने हाथ में हम लोग नहीं ले सकते। हमारा काम है आपके माध्यम से, हम अपने माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं, ताकि किसी की ज़रूरत ना हो, इतनी हिम्मत ना हो कि वो फेयर इलेक्शंस को रोक सकें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग की मीटिंग्स में क्या तय होता है। कार्यकर्ता उद्वेलित ना हो, कहीं दंगे ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो उसके बाद जो आज नौजवान सड़कों में है, गुस्से में है, क्यों है? कभी स्टेट में मैंने दूसरे राज्यों के लोगों की और अपने राज्य के लोगों की लड़ाई होते हुए नहीं देखी। आज वी आर फीलिंग दैट। कल सिखों का हुआ, उससे पहले हरियाणा का हुआ। ये क्या है? ये आक्रोश तो है, फ्रस्ट्रेशन तो है। और जो आज सड़कों में निकल रहा है, हम अपने देश को किस ओर को ले जा रहे हैं? जो तालिबानीज कर रहे थे, जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी अफगानिस्तान में, उसी तरीके की रास्ते की ओर को हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं लेके जाया जा रहा है। और इसका नुकसान आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को होगा। जो विकास नगर में अभी घटना घटी थी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपका पुलिस किस लिए है? प्रशासन किस लिए है? आपकी सरकारें किस लिए हैं? कानून क्यों बना है? संविधान क्यों बना है? ये सोचने की आवश्यकता। अगर पब्लिक ही अगर न्याय करने लग जाएगी तो कल को आपके ऊपर कोई फर्जी कोई आरोप लगा दे कि इसने छोटी बच्ची के संग छेड़छाड़ कर दी और पब्लिक आके आपको मार डाले और कल को पता चले इसने तो बेचारे ने कुछ किया नहीं था, तब क्या होगा? और फिर अगर यही होना था तो संत तेरेसा में क्यों नहीं हुआ? हरिद्वार के लोग यहाँ पूछे ना, 13 साल की बच्ची का बलात्कार करके हत्या की गई और आरोपी जो है बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य है, मुख्य आरोपी। क्यों उसका घर नहीं चलाया गया? क्यों डोजर नहीं चलाया गया? अंकिता भंडारी के मामले में सबको पता है क्यों ये चीजें नहीं हुई, क्यों पब्लिक सड़क में नहीं दिखाई दी है? जो कल नारे लग रहे थे या परसों नारे लग रहे थे, वो उस समय अंकिता के लिए क्यों नहीं लगे? वो सल्ट की उस 12 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं लगे? वो चंपावत की 14 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं लगे? वो यहाँ पर जो आपका एसबीटी में 13 साल की बच्ची का 5 लोगों ने रेप किया, क्या उन 5 रेपिस्ट के घर में डोजर चले? तो ये एक तरफा केवल एक जाति धर्म को देखकर न्याय नहीं होता है भाई। भारत में रहने वाला कोई किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो भारत का नागरिक पहले है। और ये हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सच बोलें। हम किसी पार्टी को पॉलिटिकल फायदा हो, उसको बेनिफिट मिले, इसके लिए हम सच को झूठ नहीं कर सकते। जो सच है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उस संविधान के अनुसार हमको देश को चलाना चाहिए। हमारे जो दंड संहिता है उसके तहत कानून बने हुए हैं कि अपराधी को किस तरीके की सजा दी जाए। प्रावधान है, फांसी तक की सजाएं मिलती हैं, उसके तहत कार्रवाई हो। लेकिन कोर्ट तय करे ना कि फांसी क्या देनी है, फांसी देनी है, उम्र कैद देनी है, या इसको 10 साल की सजा देनी है, कोर्ट तय करेगा। ये मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा को है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने की ताकत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में नहीं है। ये कोर्ट की कोर्ट के उसमें घुस के जो लोग काम करें, क्या कार्रवाई हुई उन लिंचिंग वाले लोगों पर बताए ना सरकार। धामी को याद दिलाना चाहता हूं, ऐसा ही मामला जब गुजरात में हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी राजधर्म का पालन करना सीखे, उनको राजधर्म का पालन करना नहीं आता। मुझे लगता है यही शब्द जो है, यही सेंटेंस जो है, इस समय धामी के लिए सटीक बैठता है। उनको पॉलिटिकल फायदा हो सकता है बीजेपी को इन सब चीजों से, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य हारेगा, हमारी सोसाइटी हारेगी और हमारा देश हारेगा। देखिए, संगठन सर्जन हो चुका है और हमारे सभी अध्यक्षगणों को जिम्मेदारी दे दी गई है। महानगर के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपना सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत पहल कर रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुट भी दिखाई दे रही है। और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि 2027 या जब भी चुनाव हों, हम सब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है,
एक नया जोश देखने को मिल रहा है। जनता का आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की मजबूत वापसी होगी। और मैं चाहता हूं कि सब लोग संगठित होकर इस लड़ाई को अपने हाथ में लें। हर कार्यकर्ता गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर भाजपा के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन लें। अपनी विचारधारा को, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस का एक बुनियादी ढांचा जो कांग्रेस ने 2002 में श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में जो स्थापित किया है, उद्योगों का जाल हमने बुना, हर क्षेत्र में हमने नई पहल की, तो आज जनता उसको याद दिलाने की भी जरूरत है। और जिस तरह से आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी ने सारी हदें पार कर दी हैं, महिला अपराध में पहले पायदान में यह प्रदेश दिखाई दे रहा है और यहाँ के जल जंगल जमीन को बेच दिया गया है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और स्कूल कॉलेज 1700 स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, 1200 गांव भूतहा गांव घोषित हो चुके हैं, घोस्ट विलेज तमाम विषय हैं। किसानों की आय को दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही है। तमाम मुद्दे हैं, दलित, शोषित, वंचित समाज का, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारे कमज़ोर तबका है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। एक डर का माहौल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। ये समाज को बांटना चाहते हैं और निश्चित रूप से तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने हमें मुखर होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और घर घर गांव का जाकर, हर बस्ती में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। चुनाव पहले हो, समय के पहले हो जाए तो भी पार्टी तैयार है। समय पहले देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2027 में हो चुनाव या 2026 में हो चुनाव, हम पूरी तरह तैयार हैं। इस मीटिंग के बाद क्या कहीं बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी? ये तो पार्टी की हमारी प्रभारी इंचार्ज हैं, मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। पार्टी ने निर्णय जो करेगी तो सभी को स्वीकार होगा। ज्वाइनिंग हो सकती है, संभावनाएं हैं, लेकिन पार्टी तय करेगी, कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा और हमारी प्रभारी इंचार्ज संजय जी तय करेंगे।